हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइटलिटी लिस्ट का दूसरा मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में, जो कि केंट का घर है। वेदर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। दोनों टीमों के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया दिया जाए कि कैसी होती है ये दोनों टीमें जब बात आती है T20 मैचेस की, इन कंपैरिजन टू लास्ट सीजन, ठीक है। तो केंट जो टीम रही थी पिछले सीजन में, बैटिंग से उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ था। स्पेशली उनके जो टॉप 2-3 बैट्समैन रहे थे, काफ़ी अच्छा स्टार्ट देते थे और फिनिश भी इनके लिए अच्छा खासा हो जाता था। इनके निचले पायदान पे दो कुछ ऐसे अच्छे फिनिशर्स थे जिन्होंने हमेशा ही केंट की बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था। बहुत ही रेयर आपको देखने को मिला था पिछले सीजन में कि उनकी बैटिंग खराब हो रही है, लेकिन बॉलिंग जो था उनका उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। विकेट्स भले ही निकले, लेकिन जब तक विकेट निकल रहे हैं तब तक काफ़ी रन वो कंसीड कर जाते थे, तो ऐसा होता था। हैम्पशायर की तरफ से बताया जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट सीन इनका रहता था। बैटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म पर इनका रहा था। हर मैच में ही लगभग इनके जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको रोल पे आना पड़ता था, उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। बॉलिंग मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन इतना ही खराब बैटिंग इनका चलता था कि बॉलिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो जाए उतना सपोर्ट इनको नहीं मिलता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से हैम्पशायर का रिजल्ट जो रहा था पिछले सीजन में बहुत ही ज़्यादा खराब रहा था। मेरे ख्याल से पहले के समय में पहले के 2-3 मैचेस के भीतर एक जीत उन्होंने दर्ज करा था और होल टूर्नामेंट में वही उनके लिए था। और आखिरी मैच में जाके आपको याद ही होगा जहाँ पर शाहिन शाह अफरीदी ने कुछ 4 विकेट या हैट्रिक वगैरह कुछ लिए थे, तो उसके बाद उनको जीत मिली थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इन दोनों टीमों के बारे में बताने लायक। पिछले सीजन में केंट ने तीसरे स्थान पर खत्म किया था, हैम्पशायर ने छठे स्थान पर। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो केंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हमें दिख रही है, 4-0 से वो आगे हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पे अगर हम बातें करें तो यहाँ पे केंट आपको थोड़ा सा आगे होते हुए ही दिख जाएगी। पिछले सीजन में जो 4 मैचेस के रिजल्ट आए थे उनमें से 3 उन्होंने जीत हासिल करा था, सिर्फ एक हार। और उसके पहले वाले सीजन में भी जो 4 मैचेस के रिजल्ट आए थे 2-2 की बराबरी उन्होंने करी रखी थी। पिछले सीजन में ये कुछ थे जो अच्छा बैटिंग से परफॉर्म करते हुए हमें दिखे गए थे, जिनमें से डैनियल बेल ड्रमंड जो हमेशा ही T20 में अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर था जैक क्रॉली के साथ। जैक क्रॉली अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही होगा। हैम्पशायर की बैटिंग में मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ था, लेकिन जेक फुलर जो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से थे पिछले सीजन में, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं और इनके पास हमेशा ही बैटिंग आ जाती थी और प्रॉपर्ली बैटिंग मिलती भी थी इनको। और आप देख सकते हैं 34 का औसत है, नंबर 5-6 पर बैटिंग या 7 पे बैटिंग करने आते हैं। और समझ सकते हैं आप, जब नंबर 7 के बैट्समैन को हमेशा बैटिंग करने को मिल रहा है तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का क्या हालत रहा था। बॉलिंग पे अगर बात करी जाए तो केंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू था। आप देख सकते हैं इनके जो हाईएस्ट विकेट टेकर थे पिछले सीजन में फ्रेड क्लासन, उनका इकोनॉमी भी 9 के ऊपर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं बाकी बॉलरों का हालत क्या ही रहा होगा। विकेट लेकिन ये लेते थे, ये अच्छी बात है, ये हमेशा ही विकेट लेके जाते थे, चाहे एक हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन रन्स के लिए काफ़ी जाते थे ये। और हैम्पशायर की तरफ से मेसन क्रेन, बाकी बॉलिंग से भी बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था इनकी तरफ से। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 2018 से, ठीक है। तो ये मैच होता है बेकनहैम में। ये भी पहले केंट का ही घर हुआ करता था, लेकिन अभी वो ज़्यादा मैचेस कैंटरबरी में खेलते हैं अपने होम मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ था यहाँ पे, केंट ने बनाया 210 रन के भीतर लीड किया था। किसने? डैनियल बेल ड्रमंड और बिलिंग्स, जो कि अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से रायन स्टीवेंसन जो भी अवेलेबल नहीं है और क्रिस वुड। हैम्पशायर ने अच्छी बल्लेबाजी करी लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको आल्सॉप दिख जाएंगे और मैकमैनस अगर खेलते हैं तो आपको दिख जाएंगे। ये स्क्वाड में तो है लेकिन खेलेंगे या नहीं यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। डेनली और बाकी बॉलर्स यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। 2018 का दूसरा मैच केंट ने यहाँ पर बनाया था 139, माफ करना। बैटिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। ये मैच हुआ था साउथहैम्पटन में, जो कि हैम्पशायर के घर है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से फिर से आपको वुड का विकेट दिख जाएगा, एक ही है लेकिन है। हैम्पशायर यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स, फिर से डेनली का विकेट और बाकी कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये हुआ था बॉलर्स मैच। यहाँ पर हमने हाई स्कोरिंग मैच होते हुए देखा था ये, लेकिन बॉलर्स मैच हुआ। अच्छा, उसके बाद अगला मैच आ जाते हैं। ये भी हुआ था साउथहैम्पटन पे। यहाँ पर भी हैम्पशायर की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, डिस्पाइट 5 ही विकेट गिरे। लीड किया किसने? नॉर्थ ईस्ट, जो पहले केंट की होकर खेलते थे, तो काफ़ी आइडिया होगा उनको केंट के प्लेयर्स के बारे में। हालांकि जो नए प्लेयर्स हैं उनके बारे में शायद नहीं होगा, लेकिन केंट की टीम के बारे में उनको आइडिया हो सकता है और इस ग्राउंड के बारे में भी उनको काफ़ी आइडिया हो सकता है। साथ में है विंस क्लासन के 2 विकेट्स। केंट की तरफ से ओली रॉबिन्सन शायद इनका नाम है या क्या नाम है पता नहीं, लेकिन ये कीपर है। ये वो ओली रॉबिन्सन नहीं है जो रिसेंटली इंग्लैंड के होकर खेल के आए हैं, ये कीपर वाले हैं। लेकिन ड्रीम 11 ने इनको बॉलर सेक्शन में दे रखा है। बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, जो कि वो बॉलर नहीं है, याद रखना। और ब्लेक
ठीक है। साथ में वुड का फिर से एक विकेट और क्रेन का भी यहाँ पर विकेट हमें देखने को मिल रहा है। वुड हमेशा ही यहाँ पर विकेट ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं लेकिन है विकेट। अगला मैच फिर से ये हुआ था बेकनहैम पे। हैम्पशायर की बैटिंग फिर से खराब हुई, फिर से लीड किया किसने, विंस ने, और बॉलरों में से क्लासन और ग्राहम स्टीवर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। केंट की बैटिंग भी ठीक ठाक रही थी, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ। डैनियल बेल ड्रमंड का रन यहाँ पर आपको दिख रहा है, फिर से वुड के खाते में एक विकेट। आप नोटिस कर सकते हैं वुड हमेशा यहाँ पर रहे हैं। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है ना, ये जो मैच हुआ था 2018 में, इस मैच के बाद से इस फिक्चर में हमें ज़्यादा रन देखने को नहीं मिल रहे हैं। वो अलग बात है कि विकेट्स निकले नहीं निकले, वो शायद अलग बात है, लेकिन रन्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 139 जो कि चेस भी नहीं हुआ, उसके बाद 145 जिसको भी चेस करने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा, 8 विकेट गिरे तब जाकर चेस हुआ। 135 फिर से देखिए 135 भी 136 ही चेस करना था, लेकिन उसके लिए भी लगभग एक गेंद रह गया बस और 20 ओवर तक जाना पड़ा, 6 विकेट भी गिरे। आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था, और ये हुआ था साउथहैम्पटन पे। लीड किया था किसने, फिर से विंस और नॉर्थ ईस्ट लगातार मेरे ख्याल से नहीं, आखिरी 3 में से 2 इनिंग्स में हमें नॉर्थ ईस्ट का रन दिख रहा है। और फुलर जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ही इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और परफॉर्मेंस दोनों ही आता था पिछले सीजन में। बॉलरों में से क्लासन और डेनली, जिनका नाम हमने इस पिक्चर में कई बार देखा है, स्टीवर्ट के साथ, और मिलनेस का भी एक विकेट। केंट ने यहाँ पर कर लिया चेस, लीड किया किसने, जैक क्रॉली ने यहाँ पर लगाया था शतक, और साथ में डेनली का हम इस पिक्चर में काफ़ी नाम देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 1 विकेट 2 विकेट या फिर ऐसा यहाँ पर जैसे 38 रन 1 विकेट, ऐसा इनके हमसे परफॉर्मेंस दिख रहा है। ठीक है, वुड का फिर से 1 विकेट। वुड इस पिक्चर में कभी भी विकेट लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बाकी जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो मैच हुआ, मतलब आखिरी जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, और जो पहला मैच हमने नोटिस करवाया था आपको, उन 2 मैचेस के अलावा इस फिक्चर में हमने ज़्यादा रन नहीं बनते हुए देखा है। और जहाँ पे रन बना है लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बना है, 200 के ऊपर भी हमने बनते हुए देखा है, और यहाँ पर भी हमने 180 के ऊपर टोटल को बहुत ही ईजीली चेज होते हुए देखा है। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड की। कुछ नाम आपने देखे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई नाम है, लेकिन कुछ नाम तो है, जैसे कि जो दिल्ली का नाम आपने देखा है, जैसे कि क्रिस वुड। मैं नहीं कह रहा कुछ ज़्यादा करा है, 5 मैच 5 विकेट ही सही, लेकिन है विकेट इनके खाते में। इसके सिवाय नॉर्थ ईस्ट और जेम्स विंस को हमने 2-3 मैच में देखे हैं। ग्राहम स्टीवर्ट भी एक नाम है जिनको हमने विकेट लेते हुए देखा है। फ्रेड क्लासन का भी हमने देखा है, 1-2 करके विकेट है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर अगर मैं बताऊं तो विंस का, जैसे कि यहाँ पर आपको 48 दिखेगा, क्रॉली का एक शतक रहा है, विंस यहाँ पर भी 44, विंस के कुछ रन्स हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी 51, लगातार 3 मैचेस में उनके रन हैं, सिर्फ रन नहीं है, लगातार 3 में रन है। और हमें बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। विलिंग्स का जैसे 95 था, लेकिन दोनों ही जो बड़े रन मेकर्स थे केंट की तरफ से हिस्टोरिकली, जैक क्रॉली और सैम बिलिंग्स, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। अभी अगर हम हेड टू हेड की बातों में आ जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सैम बिलिंग्स देखने को मिलेंगे, 3 मैच और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। जेम्स विंस आपने देखा है, इनका काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, 34 के ऊपर औसत है, 35 के आसपास, तो डिसेंट है T20 के मुकाबले तो। और वैसे भी काफ़ी सभी लोग इनको लेने भी वाले हैं, तो आपके लिए भी एक ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं। बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है हैम्पशायर की तरफ से, जैसे कि क्रिस वुड ही आपने देखा है जिन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट निकाला हुआ है, और केंट की तरफ से जो डेनली जो नाम आपने देखा था। बाकी भी कुछ बॉलर्स हैं, लेकिन उस तरह से हिस्टोरिकली ज़्यादा कुछ नहीं। तो यह है हिस्ट्री, ठीक है, हेड टू हेड की हिस्ट्री, क्या क्या हुए हैं, कैसे कैसे मैचेस गए हैं, आपने आई होप नोटिस करा होगा। अभी बुरी बात हमारे लिए यह है कि इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों ने कभी नहीं खेला है। वो दूसरा जो ग्राउंड हुआ करता था केंट का घर, वहाँ पे हुआ था, लेकिन इस ग्राउंड पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्राउंड पर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेड टू हेड से जो भी चीज़ें थी आई होप आपने नोटिस करा होगा। अभी आ जाते हैं इस ग्राउंड के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मैं ग्राउंड के इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की बात करूं तो फिर से बिलिंग्स अवेलेबल नहीं है, कुन अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते, और जो डेनली यहाँ पर भी आपके लिए आ जाते हैं। बॉलिंग पे नाम ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बॉलर्स चेंज हो चुके हैं, नए बॉलर्स आए हैं, तो इसीलिए नाम आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल हैं जो ग्राउंड से हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मैचेस की तरफ आ जाए कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 2019 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले दिन के जो 3 या 4 मैचेस थे वो भी दिखाएंगे, और 2019 का एक मैच देख लेते हैं। तो केंट ने यहाँ पर बनाया था 175, जो कि चेज नहीं हुआ। विकेट्स कितने गिरे, 6 और 7, पेसर्स का अपर हैंड। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको डैनियल बेल ड्रमंड और क्रॉली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला मैच ये है पिछले सीजन का पहला मैच, 161 बना, जो कि चेज भी हो गया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको क्लासन दिख जाएंगे,
डैनियल बेल ड्रमंड का फिर से कुछ रन है, क्रॉली के भी रन है, साथ में नीचे से लिनिंग और ग्राहम स्टीवर्ट। स्पिनर्स के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकेट थे। केंट ने यहाँ पर भी जीत हासिल करा। अगला मैच रन यहाँ पर फिर से फर्स्ट इनिंग से थोड़ा सा कम बना 141। यहाँ पर भी रन कम नहीं बना था इन दोनों मैचेस में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम बना। फिर से डैनियल बेल ड्रमंड का कुछ ना कुछ तो है ही, साथ में डेनली। स्पिनर्स का अपर हैंड फिर से चेस हो गया, ठीक है। डेनली का 1 विकेट, हैगेट का 1 विकेट। अगला मैच ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मैच था 184। ऊपर जो मैचेस हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर यही था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको क्लासन फिर से दिख जाएंगे, स्टीवार्ट दिख जाएंगे। केंट चेज नहीं कर पाई, फिर से डैनियल बेल ड्रमंड, और इस बार कॉक्स का विकेट रन था पेसर्स की कुछ विकेट्स, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर डिफेंड कर लिया 184 का टोटल को। और आखिरी जो मैच हुआ था 167 यहाँ पर बना। क्लासन के फिर से आपको विकेट दिख जाएंगे, स्टीवार्ट के और मिलनेस के भी विकेट है। इमरान कायूम जो पहले खेलते थे केंट के होकर, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। इनके काफ़ी ऐसे परफॉर्मेंसेस रहे थे, जो कि है एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मेरे ख्याल से। केंट ने यहाँ पर वो चेस नहीं कर पाए, लीनिंग के कुछ रन्स थे या पेसर्स का अपर है। तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है यहाँ पर, हम उस तरह से कह नहीं सकते कि क्या होता है। हमने यहाँ पर 180 के ऊपर डिफेंड होते हुए देखा है, लेकिन 180 का स्कोर बन पाना भी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। 160 170 ऑन एन एवरेज डिसेंट स्कोर है। स्पिनर्स का रोल है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि इमरान कायूम इस ग्राउंड में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं केंट की तरफ से। तो यही बताने के लिए, समझाने के लिए कि स्पिनर्स का यहाँ पर रोल रहता है। डोमिनेटिंग शायद नहीं, कंसिस्टेंट शायद नहीं, लेकिन है, ठीक है। कुछ नाम हमने ग्राउंड से नोटिस करे हैं, जैसे कि जो डेनली आपने ऊपर देखा है, और आखिरी कुछ मैचेस में डैनियल बेल ड्रमंड का भी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बहुत खास कुछ नहीं सही, लेकिन है, मतलब 20-30 करके कुछ ना कुछ रन उन्होंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। बाकी बॉलरों में से अगर हम बताएं तो क्लासन फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं। ग्राहम स्टीवर्ट हमें देखने को मिले हैं, एक एक करके विकेट उनके खाते में भी रहा है लगभग। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जितने थे ये सब कुछ ही रहे हैं, और कुछ खास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ग्राहम स्टीवर्ट थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं जब मौका मिलता है उनको। तो यही रही सारी चीज़ें जो हमें देखने लायक था हेड टू हेड से, सारी चीज़ें जो ग्राउंड से हमारे पास अवेलेबल थी। आई होप आपने सब कुछ सही से नोटिस कर लिया होगा। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और बातें करते हैं प्लेयर्स के बारे में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। केंट की तरफ से प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है, जहां पर डैनियल बेल ड्रमंड जो कि कैप्टन भी हैं ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करने आ सकते हैं जॉर्डन कॉक्स या ट्वांडा मुयोई है इनका नाम, तो इन दोनों में से कोई एक आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही खेलें और बैटिंग ऑर्डर में कोई अदला बदली हो। अभी दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आगे बताता हूँ सबके बारे में। उसके बाद जो डेनली, जैक लिनिंग, एलेक्स ब्लेक। अभी क्या है कि देखिए, जैक क्रॉली अवेलेबल नहीं है, सैम बिलिंग्स अवेलेबल नहीं है, हेइनो कुन भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो तीनों ही नाम मैंने आपको बताया ना, ये तीनों ही थे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। अभी इनका ना रहने का मतलब यही है कि ये जो 2 बैट्समैन हैं, जैक लिनिंग और एलेक्स ब्लेक, इनको मिलने वाला है बैटिंग में प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो डैरेन स्टीवंस दिख जाएंगे, जो लगभग 2-2.5 साल या 3 साल के बाद T20 मैच खेलने वाले हैं। 40 मैचेस में तो अलग ही फॉर्म पर रहे हैं ये, जो कि हमेशा ही रहते भी हैं, लेकिन T20 मैचेस में क्या करेंगे ये अभी देखना पड़ेगा। उसके बाद ग्राहम स्टीवर्ट, ओली रॉबिन्सन या जो भी नाम है इनका, जो कीपर है इनके, ये नहीं भी खेल सकते हैं। कैसे कहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद और इयोर्डन, फ्रेड क्लासन और मैट मिलनेस। बेंच पे पॉडमोड और गिलक्रिस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। अभी इनमें से कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अभी देखिए, डैनियल बेल ड्रमंड के कुछ परफॉर्मेंसेस आपने इस ग्राउंड पर देखे हैं। हमेशा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 20-25 एक में बड़ा स्कोर भी है, ऐसा है। और T20 में हमेशा ही डैनियल बेल ड्रमंड अलग लेवल के प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन इस सीज़न में कतई वो फॉर्म पे नहीं नजर आए हैं। काउंटी की में अगर मैं बात करूं, ऑफ कोर्स 4 डे मैच और T20 मैच अलग फॉर्मेट है, अलग चीज़ है। वहाँ पे शायद आपके लिए 30 रन मैटर नहीं करेगा 4 डे मैचेस में, लेकिन यहाँ पर एक 30 रन का इनिंग्स भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो टीम में आपको रखना है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच सकते हो टीम में, लेकिन आप रख के चल सकते हो। यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स हैं जो कीपिंग कर सकते हैं। अगर टीम चाहे तो रॉबिन्सन को ड्रॉप कर सकती है और जॉर्डन कॉक्स को खिला के उनसे ही कीपिंग करवा सकते हैं वो। जॉर्डन कॉक्स भी ठीक ठाक फॉर्म पर रहे थे 4 डे मैचेस में, बहुत खास कुछ नहीं। ट्वांडा मुई काफ़ी टैलेंटेड यंग बैट्समैन माने जाते हैं। रिसेंटली लोअर डिवीजन क्रिकेट में T20 मैचेस में इनसे ओपनिंग कराई गई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि चांस है कि इनसे ओपनिंग कराई जाए। क्या किया है इन्होंने, तेज तरार शुरुआत, मतलब 25 रन 30 रन की ही इनिंग्स इन्होंने खेले हैं, लेकिन 200-150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। तो एक फास्ट स्टार्ट के लिए टीम इनको यूज़ करवा सकती है। अभी तक मैंने इनको कोई खास बड़ा इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा है, और इसीलिए मैं स्मॉल लीग में तो कतई सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ,
थोड़ा बहुत अगर आपको 40-45 के भीतर का पॉइंट का रिस्क लेना है कहीं किसी टीम पे, तो आप इनके ऊपर सोच सकते हो। नहीं तो डिपेंडेबल ऑप्शन ऑफकोर्स जॉर्डन कॉक्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है इनका सीनियर लेवल पे पिछले सीजन में डेब्यू करने के बाद से, और कीपिंग अगर करते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं। नीचे जो डेली तो आपके लिए मस्ट हैव है ही, और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए। नीचे अगर आएंगे जैक लिनिंग कमाल के फॉर्म पर चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करवाते हैं एलेक्स ब्लेक के साथ। लेकिन फॉर्म जो है जैक लिनिंग का काफ़ी अच्छा रहा है इस सीज़न में, और जब भी इनको मौके मिले हैं इन्होंने हमेशा परफॉर्म करा हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी रिलायबल एक ऑप्शन बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड हुए हैं, तो हमारे लिए लेने के लिए इनको काफ़ी अच्छा स्पेस भी बन चुका है। एलेक्स ब्लेक भी अच्छे फिनिशर माने जाते हैं T20 में, लेकिन उतना अच्छा इनका फॉर्म मुझे नहीं दिखा है। बहुत ज़्यादा आइडिया वैसे नहीं है कितने अच्छे फॉर्म पर ये है नहीं है, लेकिन उतना खास कुछ मैंने इनको होते हुए नहीं देखा है। दोनों ही बॉलिंग करवा सकते हैं और दोनों का ही बैटिंग में प्रमोशन होगा। इसके पहले वाले सीजनों में क्या होता था, ये काफ़ी नीचे आते थे, लेकिन अभी इनके बैटिंग में प्रमोशन हो सकता है। स्पेशली जैक लिनिंग को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है बैटिंग अच्छी खासी करने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। नीचे आएंगे तो डैरेन स्टीवेंस, इनका T20 में मुझे कुछ खास अभी तक दिखा नहीं है। बाकी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो है ग्राहम स्टीवर्ट, जो हमेशा ही इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करते हुए पाए गए हैं। एक विकेट ही सही, लेकिन पाए तो गए हैं, और बैटिंग भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लेते हैं। नीचे आएंगे तो फ्रेड क्लासन आपके लिए मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मस्ट हैव है मैट मिलनेस भी कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं भाई साहब। मतलब मैं सिर्फ 4 मैचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसेंटली T20 में भी कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं डोमेस्टिक सर्किट के निचले पायदान पे, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई हुई है, और अच्छी से मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक बॉलिंग करा रहे हैं। मतलब इकोनॉमी चाहे कैसी भी हो, विकेट्स वो निकाल रहे हैं बराबर। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि फ्रेड क्लासन के आने के बाद इनका रोल कैसा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म पर ही चल रहे हैं, और मेरे टीम में ये दोनों ही पेसर आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्कस ओडियोर्दन थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, और अगर आपको स्पिन का कोई ऑप्शन देखना है तो जो डनली के साथ केंट की तरफ से आपको ओडियोर्दन का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि स्मॉल लीग में लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा मैं, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो। हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो डार्सी शॉट इनके टीम में आए हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन खास कुछ इनका रहा नहीं है पूरा सीज़न ही। BBL में रेगुलरली खेले थे, लेकिन मार्च कप में उनको रेगुलरली मौका नहीं मिलता था, और बहुत खास कुछ उन्होंने करा नहीं है। वो सीज़न गया जब डार्सी शॉट कुछ अलग लेवल के प्लेयर हुआ करते थे, अभी तो उतना अच्छा उनका हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो है वो है कि जेम्स विंस यहाँ पर आपको अच्छे फॉर्म पर दिख जाएंगे। लेकिन है एक बात कि एक आध मैच में जेम्स विंस ने बहुत ही बड़ा टोटल खड़ा करके रखा हुआ था 4 मैचेस में, उसके बाद से थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक सा ही रहा है, बहुत खास कुछ नहीं, लेकिन अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, और मतलब यूनिवर्सल पिक होने वाले हैं बैटिंग सेशन में, पहले पिक होने वाले हैं सबके, तो आपकी भी टीम में ज़रूर से होने चाहिए। उसके बाद टॉम आल्सॉप, हाई चांस है कि इनको ही टीम कीपिंग करवाए, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं करवाए, तो उनके जगह पर यहाँ पर आपको मैकमैनस दिख जाएंगे जो कीपर हैं। अगर टीम इन दोनों को खिलाती है तो मैकमैनस कीपिंग करेंगे, और इन दोनों में से एक खेलते हैं तो आल्सॉप कीपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो पहले खेलते थे केंट के होकर, तो पास्ट कुछ एक्सपीरियंस इनके सपोर्ट में रह सकता है। उसके बाद यान हॉलैंड बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर ये चल रहे हैं। अगर मैं 4 मैचेस की बात करूं, हो सकता है थोड़ा बहुत एक आध ओवर की बॉलिंग भी इनको मिल जाए, लेकिन बॉलिंग से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर। बैटिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, बहुत तेज़ इनिंग्स शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन ठीक ठाक जितना भी मौका मिलेगा आप इनसे रन की उम्मीद रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे फॉर्म पर आए हैं इस सीज़न में काउंटी में। लियम डॉसन, उसके बाद फुलर, काइल एबॉट, क्रेन, क्रिस वुड, और यहाँ पर क्यूरी और ब्रैडविल में से कोई एक। इनमें से जो प्लेयर्स के बारे में बताना ज़रूरी है वो है जे की शायद नाम है इनका, फुलर कमाल के फॉर्म पे रहे हैं, जो लोअर डिवीजन क्रिकेट रहा है, और ये T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। बैटिंग से स्पेशली काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, और पिछले सीजन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ है, आपने देखा है हिट टू हिट में भी एक आध मैच में इनका नाम है, और बॉलिंग भी एक आध ओवर की करवा सकते हैं। पिछले सीजन में क्या होता था, क्योंकि डॉसन अवेलेबल नहीं थे पिछले सीजन में इंजरी के चलते, तो क्योंकि बैटिंग खराब था, तो हॉलैंड और फुलर के पास लगातार बैटिंग जो है आती रहती थी, और फुलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर चुके हैं। उसके बाद पिछले सीजन में जिस प्लेयर को सबसे ज़्यादा मिस किया था हैम्पशायर ने, वो है काइल एबॉट। वो अभी वापस आने वाले हैं, और क्या ही खतरनाक फॉर्म पे चल रहे हैं इस सीज़न के काउंटी में मतलब 6 वो, और इनको बहुत ही बुरी तरीके से मिस किया था पिछले सीजन में हैम्पशायर ने, क्योंकि सेकेंड लास्ट जो सीज़न था पूरा जो बॉलिंग था ना हैम्पशायर का, वो इनके ही इर्द गिर्द घूमता था। तो
तो इनके ना रहने की वजह से काफ़ी इनएक्सपीरियंस बॉलरों के साथ खेलना पड़ता था हैम्पशायर की टीम को। अभी काइल हर्बर्ट काफ़ी खतरनाक फॉर्म पे चल रहे हैं और मेरे ख्याल से अगर आपको बॉलरों में से किसी को देखना है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन के लिए, तो वो भी आपके लिए बन सकते हैं। थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो अगर 15-20 रन का बैटिंग इनको मिल जाता है, तो 15-20 रन का अगर इनिंग्स वो खेल देते हैं तो काफ़ी डिपेंडेबल अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं बॉलरों में से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद मेसन क्रेन, क्रिस वुड और यहाँ पर स्कॉट क्यूरी, ब्रैड वील दोनों ही बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा स्कॉट क्यूरी के बारे में, अंडर-19 वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं इंग्लैंड के होकर, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग पे स्पेशली बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मैं बैटिंग को लेकर नहीं ज़्यादा सीरियसली नहीं बताऊंगा, लेकिन बॉलिंग ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली जो लोअर डिवीजन में T20 मैचेस हुए हैं वहाँ पर ब्रैड विल का जो है वो काउंटी में अच्छा करके आए हैं। ठीक है, लेकिन क्यूरी इसी लेवल पे अच्छा करके आए हैं, T20 मैचेस के फॉर्मेट पे अच्छा करके आए हैं। तो इसीलिए अगर आपको दोनों में से एक को लेना है ना, मतलब मेरे ख्याल से अगर दोनों में से एक खेलते हैं तो स्कॉट क्यूरी ही आपकी टीम में होने चाहिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो। बेंच में वेदरली और मैकमैनस है। मैकमैनस को अगर टीम चाहे यूज़ कर सकती है, लेकिन कहाँ पे करेंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए इन दोनों बॉलरों में से किसी को भी टीम नहीं खिलाती है और मैकमैनस को खिला लेती है, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर फुलर, हॉलैंड, इनके बॉलरिंग के काफ़ी ज़्यादा ओवर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए तैयार है ना। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो केंट की तरफ से डैनियल बेल, ड्रमंड और डेनली, इनके ही भीतर लोग घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद डैरेन स्टीवंस को काफ़ी लोग लेंगे क्योंकि 4 डे मैचेस से लोगों ने इनको देखे रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 डे मैचेस से आप कंपेयर कर सकते हैं T20 मैचेस में। हैंडी प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद जैक लिनिंग, रिस्क लेना है तो ब्लेक और मिलने में से कोई एक। हैम्पशायर की तरफ से डार्सी शॉट, अभी परसेंटेज क्या है ये सोचना मत, एक्सपेक्ट करना 100% आपके ओपोनेंट ऐसे होंगे जो इनकी टीम में लाएंगे भी और कैप्टन हसन बनाएंगे भी। ठीक है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ डोमिनेटिंगली कुछ उन्होंने नहीं करा के रखा हुआ है। बाकी टीम में आप बिल्कुल ले सकते हैं। रिसेंटली लोअर डिवीजन क्रिकेट में भी कुछ मैचेस उन्होंने खेले थे, बैटिंग से खास कुछ उनका परफॉर्मेंस था नहीं, मतलब 10 रन 15 रन ऐसा ही स्कोर था। बॉलिंग लेकिन वो करवा रहे थे 3-4 ओवर की और विकेट भी निकाल रहे थे। और वैसे भी आपने देखा है इसके ग्राउंड पे स्पिनर्स का रोल रहता है, ज़्यादा नहीं लेकिन है, तो उस हिसाब से इनकी जो बॉलिंग है काम पे आ सकती है। उसके बाद विंस और रिस्क लेना है तो फुलर और हॉलैंड में से कोई एक, और बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना है बॉलरों में से तो क्यूरी और मेसन क्रेन में से कोई एक, और काइल हर्बर्ट का ऑप्शन तो आपके पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता ही है। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने ऐसा एक टीम बनाया है, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर यही है, 2 प्लेयर्स के ऊपर मैंने रिस्क लिया अगर मैं सही बताऊँ तो। एक है डैनियल बेल, ड्रमंड को नहीं लिया है, और दूसरा है लियम डॉसन को मैंने नहीं लिया है, काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की जगह पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर फुलर को लिया है, हॉलैंड को लिया है और डार्सी शॉट को लिया है मेरे लिए स्पिन ऑप्शन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेसन क्रेन को भी नहीं ले पाया, मैं यहाँ पर डॉसन को भी नहीं ले रहा, तो इसलिए मैंने डार्सी शॉट को लिया है स्पिन ऑप्शन के लिए और जेम्स विंस को लिया है। और यहाँ से अगर मैं देखा हूँ तो आपके पास डेली ऑप्शन है स्पिन के लिए, दोनों पेसर्स, और यहाँ पर भी डार्सी शॉट स्पिनर है, दोनों पेसर साथ में, ये भी अगर थोड़ी बहुत बॉलिंग करवा लें तो करवा लें। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बैलेंस ही रखा है, लेकिन बॉलिंग को थोड़ा ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी दिया है। बैटिंग सेक्शन में जो मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स में से हमारे लिए थे उनको मैंने रखा है बस। यहाँ पर मुझे कुछ प्लेयर्स को लेना था। ठीक है, जैसे कि ग्राहम स्टीवर्ट, जिनको मुझे लेना था, जिनके यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं। बड़ी लीग में ओडी अर्दन को ज़रूर ट्राई करना, उतने अच्छे फॉर्म पर नज़र नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी हैंडी प्लेयर हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। स्मॉल लीग में नहीं ले रहा, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल बड़ी लीग के लिए इनको एक स्पॉट रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जेम्स विंस तो यूनिवर्सल पिक हैं और एकमात्र बैट्समैन है हैम्पशायर की तरफ से जिनका इस हिट में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। डार्सी शॉट, इनका परसेंटेज जितना भी हो आप एक्सपेक्ट करना कि 100% आपके ओपोनेंट होंगे जिनको टीम में रखेंगे, कैप्टन भी वहाँ काफ़ी लोग बना सकते हैं, तो टीम में हमारे हैं क्योंकि इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट और डैनियल बेल ड्रमंड का भी ऑप्शन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पहले खेलते थे केंट के होकर, तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी देखने को मिला है 30-35 करके, और डैनियल बेल ड्रमंड के इस ग्राउंड पे हमें कुछ परफॉर्मेंस दिखे हैं, लेकिन दोनों के ही फॉर्म को लेकर थोड़ा सा डाउट मुझे है, इसीलिए मैंने दोनों को ही नहीं रखा है। मैंने बिल्कुल ले रखा है लीनिंग को। सेफ रह सकते हो आप लीनिंग के जगह पर यहाँ पर डैनियल बेल ड्रमंड को लेके। डार्सी शॉट का परसेंटेज मैं बार बार कह रहा हूँ, कितना भी हो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनको लोग टीम में रखेंगे, और यहाँ पे आप
क्या कर सकते हो कि फुलर या हॉलैंड के जगह पर किसी एक के जगह पे आप नॉर्थ ईस्ट को भी ले सकते हो। फुलर को मैं पर्सनली रखना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कर चुके हैं पिछले सीजन में, और जैसी बैटिंग रही है पिछले सीजन में हैम्पशायर की, वहाँ पे फुलर के पास रेगुलरली बैटिंग भी आती थी और काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। आप सेफ रह सकते हो फुलर के जगह पर नॉर्थ ईस्ट को लेके। कीपिंग सेक्शन में मैंने आलसॉप को लिया है, जो भी बहुत अच्छे फॉर्म पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्ली बैटिंग इनको मिलने वाली है और स्मॉल लीग की बात है तो इसीलिए लोग इनको लेंगे भी। ऑप्शन आपके पास जॉर्डन कॉक्स का भी है, ये ओपनिंग भी करने आ सकते हैं, याद रखना। और अगर ओपनिंग नहीं भी करने आए तो भी बेटर फॉर्म पर यही नजर आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कोई बैट्समैन चाहिए केंट की तरफ से तो आप आराम से जॉर्डन कॉक्स को लेकर चल सकते हो आलसॉप की जगह पर। मुझे नहीं लगता बहुत इशू होना चाहिए, कीपिंग भी ये कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास बैटिंग सेक्शन में, मैंने बता ही दिया कि आपको सेफ जाना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट और डैनियल बेल्टमैन का ऑप्शन है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन आएगा लियम डॉसन का। मुझे नहीं कुछ खास दिखा है अभी तक, और इस सीजन में भी उतना अच्छा उन्होंने कुछ करा नहीं है, इसीलिए मैंने उनको नहीं रखा है। हालांकि काफ़ी हैंडी प्लेयर माने जाते हैं इंडिविजुअल क्रिकेट में, अगर आप चाहो ले सकते हो, लेकिन कहाँ पे लोगे यही देखना पड़ेगा। फुलर के जगह पर आप ले सकते हो, फुलर ही एक ऐसे ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कि इनिशियली लोग लेंगे, लेकिन इस जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, जिस तरह का फॉर्म इनका रहा है, जिस तरह के रिकॉर्ड्स भी कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफ़ी लोग इनकी तरफ जाएंगे भी। क्रिस वुड ऑलराउंडर सेशन में है और ख़ास कुछ नहीं है, एक एक विकेट करके ही है, तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ 25-30 का जो पॉइंट मिलेगा उसको। ग्राहम स्टीवर्ट एक अच्छे ऑप्शन रहे हैं, मुझे लेना था लेकिन मुझे स्पेस नहीं मिल रहा। बॉलर सेक्शन में मुझे लगता है ये 4 बहुत डिसेंट ऑप्शन है। इनमें से क्या है कि काइल एवर्ट सबकी टीम में होंगे, मिलनेस भी एक्सपेक्ट कर लेना सबकी टीम में होंगे, क्लासन भी मुझे लगता है लगभग सबकी टीम में होंगे। मिलनेस को हो सकता है एक बार के लोग इग्नोर भी करें, लेकिन स्कॉट क्यूरी मुझे नहीं लगता कोई भी लेने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे फॉर्म पर नजर आए हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। अगर खेलते हैं तो मेरे टीम में आपको ये ज़रूर से दिख जाएंगे, अगर नहीं खेलते हैं तब तो आपके लिए एक और कम प्रॉब्लम हो गया, आप इनको इजीली हटा सकते हो। इसके सिवाय जो ऑप्शन आपके पास होगा, मिशन ट्रेन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, अगर आप चाहो ट्राई कर सकते हो। और मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है जिनको मैं कुछ कह सकूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, मुझे लगता है सेफेस्ट कैप्टन चॉइस आपके लिए जो डेनली बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नजर आई है। हेड टू हेड में भी उनकी कुछ परफॉर्मेंस हमने देखे हैं, बॉलिंग से, ग्राउंड पे भी है। बैटिंग से उतने अच्छे फॉर्म पर तो नजर नहीं आए हैं मतलब काफ़ी दिनों से, लेकिन 10, 15, 20 जो भी बनाए वही आपके लिए काम पे आ सकता है। और वाइस कैप्टनसी के लिए आप विंस के साथ जा सकते हो या फिर यहाँ पे डार्सी शॉट के साथ भी आ सकते हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग इनकी काफ़ी काम पे आ सकती है। तो इसीलिए ये 3 मुझे लगता है सेफ ऑप्शन होंगे आपके लिए। रिस्क लेना है, अलग करना है, मुझे लगता है बॉलरों के साथ आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो। कहीं से भी अगर कोई बॉलर 2 विकेट लेके चला गया ना, मतलब अगर उसमें से अगर LBW विकेट और बोल्ड वगैरह के बोनस लेके कोई चला गया, तो वो जो पॉइंट देके जाएगा ना, मुझे लगता है इस मैच में काफ़ी दिक्कतें होंगी बहुत सारे प्लेयर्स को वो पॉइंट कलेक्ट करने के लिए। तो उस मामले में काइल एबॉट, मिलनेस यहाँ से और वाइल्ड कार्ड क्यूरी आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। बड़ी लीग में या फिर इवन मिनिशियल में भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, और बड़ी लीग में फुलर को कम से कम वाइस कैप्टनसी के लिए कम से कम ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इन तीनों में से आप जा सकते हो, और हार्डली काइल एबॉट के साथ, क्योंकि इनके साथ भी लोग जा सकते हैं। मिनिशियल में मिलनेस और क्यूरी, और ग्रैंड लीग्स के एक आध टीम में क्यूरी फुलर के लिए एक स्पॉट खाली रखना, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आएंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।